हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शायद ही आपने अपने स्कूल लेवल में स्टडी किया होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर स्कूल लेवल की चीजें हम यहाँ पे क्यों पढ़े, हम तो इंजीनियर बन चुके हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। शायद ही आपको ये नहीं पता है कि जो टर्म आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं वो आपने अपने 6 to 12 स्टैंडर्ड में भी 60% पढ़ चुके होते हैं। सिर्फ उसको इतना होता है कि उसको आप इंजीनियरिंग टर्म में एक काफी ज्यादा लेबोरेट करके पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है भाई कि इंजीनियरिंग टर्म के जो टॉपिक रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, वो आप अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं। वो टॉपिक वहीं से ही उठाए जाते हैं, बस उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है और उसको डेप्थ में जाने की कोशिश हम लोग ज्यादा करते हैं। तो आज मैं ऐसी बात करूंगा अपने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, जो आपने कब पढ़ा है, जब आप अपने स्कूल लेवल पे थे। तो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे और उसको लिंक करेंगे अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था इंट्रोडक्टिव पार्ट में कि जो आपका बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इट इज लिंक टू द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्लियर है? सर ये पार्ट कौन सा है, इसको सर कैसे कवर करेंगे? हम यहां पे पूरी केमिस्ट्री की स्टडी नहीं करने जाएंगे, यहां पे सिर्फ हम पर्टिकुलर्स कुछ बेसिक पार्ट को ही कवर करेंगे। आइए बात करते हैं अपने बेसिक केमिस्ट्री की। बेसिक केमिस्ट्री को हम एक और टर्म भी पुकारते हैं, दैट इज बेसिक स्टोइचियोमेट्री। क्लियर है? तो देखते हैं। अगर हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जाने तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये तो कॉमन सी चीज है, आपको बहुत पहले से ही पता होती है। एलिमेंट्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? मेजरली जो होते हैं, पहला रहता है सर मेटल्स और दूसरा रहता है नॉन मेटल्स। क्लियर है? अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास सर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। बस आपने इतना ही रखना है, ज्यादा इससे ज्यादा याद भी नहीं रखना। तो मैं लिखता हूं मेटल्स क्या होते हैं? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और यहां पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? उस तरह से नेक्स्ट मेटल्स में ही आता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं सर? यहां पे पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां पे वो कैसे होते हैं सर? नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्लियर है? तो ये टर्म आपको याद रखनी है, बस ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उनको बोला जाता है मेटल्स, और इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव। नॉन मेटल्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को और जिनका चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, जैसे आपका सोडियम हो गया Na पॉजिटिव, ठीक है। तो सोडियम हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव ही चार्ज होगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैल्शियम हो गया आपका 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मैग्नीशियम हो गया आपका, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम हो सकता है। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर? 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसी तरह से आयरन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये टर्म्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम उसकी बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज में होते हैं जैसे आपके पास क्लोरीन हो गया, तो दैट इज Cl1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और उसी तरह से आपका सल्फर, और सल्फर भी कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 लेता है। उसी तरह से आपका कार्बन कितने लेता है? आपके पास 4 लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका नाइट्रोजन कितने लेता है? 2 लेता है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
कुछ आपके पास ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो हम मेटल्स में काउंट करते हैं और ना ही नॉन मेटल्स में काउंट कर सकते हैं, बट उनको मेजॉरिटी हम किस पे देते हैं, मेटल्स पे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन आयन। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं तो यहां पे लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन आपका एक प्लस ले भी सकता है और एक नेगेटिव दे भी सकता है, ठीक है, सॉरी, एक आपका दे भी सकता है और एक ले भी, यानी कि उसके पास दोनों ही वैलेंसी होती है, पॉजिटिव की वैलेंसी भी होती है और उसके पास नेगेटिव की वैलेंसी भी होती है। क्लियर है? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हाइड्रोजन एक गैस होती है, बट इसको हम कभी कभी मेटल्स में भी काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? बट आपको इसको रखना है कि सर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपने कंपाउंड के बारे में। अगर हम कंपाउंड के बारे में देखते हैं तो कंपाउंड क्या होता है, किन्हीं दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं या मेटल प्लस नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कंपाउंड। तो जैसे आपका यहाँ पे कंपाउंड्स मैंने बोला कि जब मेटल आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपके पास, तो उसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर, उसको आयनिक कंपाउंड। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, इंजीनियरिंग भी कर लिए होते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि सर आपके पास आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो याद समझिएगा कि जो मेटल आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएगा सर, ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है सर, ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। उसी तरह से जब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो क्या बनाएगा सर, वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो ये आपको पता लग गया होगा कि सर मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। जब आपके पास नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो ये टर्म तो आपको बिल्कुल भी समझ आ गई होगी कि सर आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं आपके पास और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड में आपके पास जैसे सोडियम, तो सोडियम हो गया आपके पास Na, तो सोडियम क्या कर सकता है, एक दे सकता है और क्लोरीन एक ले सकता है। देखना, सोडियम के पास एक वैलेंसी है, क्लोरीन के पास एक लेने की क्षमता है, तो बनेगा आपके पास सोडियम क्लोराइड NaCl। उसी तरह से CaO। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के पास दो देने की क्षमता है, कैल्शियम दो दे सकता है तो ऑक्सीजन दो ले सकता है, तो दैट इज CaO। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम Na2O3। ठीक है, Na2O3। ठीक है, तो जैसे आपका सोडियम यहां से एक दे सकता है बट ऑक्सीजन आपका दो ले सकता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा Na2O3। उसी तरह से नेक्स्ट Al2O3। ठीक है, Al2O3 एक्सेट्रा, ये क्या हो गए आपके पास, आयनिक कंपाउंड हो गए। क्लियर है? अब बात आती है आपके पास नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल की, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका H2 हो गया, वाटर हो गया, आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? दिस इज द कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है? तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे बात ये उठती है कि सर जब हम एलिमेंट्स का वेट की बात करते हैं और जब कंपाउंड के वेट की बात करते हैं, जब हम एलिमेंट के किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं और एटॉमिक वेट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होता है कि सब कब हम एटॉमिक वेट बोलते हैं और कब हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। जब आप सिंगल एलिमेंट के वेट की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है एटॉमिक वेट, और जब आप कंपाउंड के वेट की बात करते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर, तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। क्लियर है? तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की और एटॉमिक वेट की। तो यहां पे लिखेंगे सर हम मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट की बात करेंगे अब। ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं और एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम सर इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं और इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि मॉलिक्यूलर वेट हम कब बोल देंगे और एटॉमिक वेट कब बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट आप तब बोलेंगे जब आप किसी कंपाउंड की बात करेंगे, जब हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे तब बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट, और जब हम किसी एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो हम वहां पे किसकी बात कर रहे होंगे सर, एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। क्लियर है। तो एलिमेंट्स में आपके पास एक मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। कंपाउंड में आपने पीछे देख ही लिया होगा। तो किसकी बात करना हमने अब, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट की बात करते हैं। तो यहां पे आपके पास मैंने मेटल्स के भी लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स के भी लिखे हैं यहां पे एग्जांपल। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो मैं इनकी किसकी बात करूंगा, एटॉमिक बोलूंगा। यहां पे क्या बोलूंगा सर, मैं एटॉमिक मास की बात करेंगे। यहां पे किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास की। तो यहां पे भी किसकी बात करेंगे हम, एटॉमिक मास की बात करेंगे। ठीक है। बट जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो इसकी हम किसकी बात करेंगे यहां पे सर, यहां पे हम बात करेंगे इनके मॉलिक्यूलर मास की या मॉलिक्यूलर वेट की। तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे या फिर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कब वो आपका बोल रहा है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कब बोल रहा हो अपना एटॉमिक वेट। तो आपको पता तो लगना चाहिए कि सब एटॉमिक मास कब बोलेंगे हम और मॉलिक्यूलर वेट कब बोलेंगे। जब आपके पास कंपाउंड गिवन होगा तो उस समय हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, जब आपके पास एलिमेंट गिवन होगा तो उसको बोलेंगे आप एटॉमिक मास। क्लियर है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास, 23। तो यहां पे लिख दीजिएगा आप 23। तो यहां पे हम बना देंगे दैट इज 23। कैल्शियम का कितना होता है सर, 40 होता है। कैल्शियम का होता है आपका 40। मैग्नीशियम का कितना होता है सर, 24। एल्युमिनियम का कितना होता है आपके पास, 27। आयरन का कितना होता है आपके पास, एटॉमिक मास 56 होता है। क्लियर है। हाइड्रोजन का कितना होता है आपके पास, 1 होता है। क्लियर है। क्लोरीन का कितना होता है सर, एटॉमिक मास 35.5 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 होता है। सल्फर का कितना होता है सर, 32 होता है। कार्बन का कितना होता है सर, 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। अगर मैं आपको बोलूं तो इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप याद कर लोगे तो आपको आने वाले टॉपिक्स में काफी ये हेल्प करेंगे। क्लियर है। ये वाले जितने मैंने यहां पे लिखाए हैं। अगर अब बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट की, तो सर सोडियम का कितना होता है सर, 23। तो दैट इज 23। क्लोरीन का कितना, क्लोराइड का कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है। इसी तरह से आप इसको काउंट कर लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो कितना आया, 35 और 23 कितने होते हैं आपके पास, 58। दैट इज 58.5 हो गया। क्लियर है। कैल्शियम का कितना होता है सर आपके पास, 40 होता है। क्लियर है। 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहां पे ये कितना बन जाएगा, दैट इज 56 बन जाएगा। उसी तरह से सोडियम की बात करते हैं तो सर कितना बनता है, 23 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना बनता है, 16। बट यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। तो हम करेंगे 3 × 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 23 ऐड करेंगे, 71। तो ये आ जाएगा आपके पास 71। उसी तरह से एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का कितना है सर एल्युमिनियम का है 27। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां फिर से 3 है। तो ऑक्सीजन के 3 है, 3 × 16। तो 3 × 16 तो कितने हो गए, 48 प्लस 27 कितना हो गया आपके पास, तो इसको काउंट कर लीजिएगा। 48 प्लस 27 दैट इज 5 and 75 कितने हो गए आपके पास, 75 हो गए। ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना भाई। ठीक है। कहीं पे भी मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं ही करेक्ट कर पाऊंगा। कैलकुलेशन तो आपका भी पार्ट है, और इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन वीक हुई तो सोच लो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। क्लियर है। तो यहां पे इस तरह से आप वाटर का भी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन की कितना है सर, 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो ये मिलके बनाएगा आपका पास मॉलिक्यूलर वेट 18। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं सर, तो कार्बन का कितना है, 16। ऑक्सीजन का कितना है सर, 16। कार्बन के 12 है, ऑक्सीजन के 16 है। ऑक्सीजन के कितने हैं सर, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 16 दूनी 32 और 12 कितने हो गए आपके पास, 44 हो गए। क्लियर है। उसी तरह से अमोनिया का देख लेते हैं सर। अमोनिया का N कितना होता है सर, 14। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3।
हाइड्रोजन के आपके पास 3 है तो 3 इंटू 1, तो यहां पे कितना हो गया आपके पास, दैट इज 17। क्लियर है। तो यहां पे आपके पास एटॉमिक वेट भी पता लग गया और मॉलिक्यूलर वेट भी पता लग गया, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, यहां पे काम सेम है। जब एलिमेंट्स के वेट की बात करेंगे तो हम वहां बोलेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। जब कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो वहां पे बोला जाता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट। क्लियर है, आपको मैंने बता भी दिया है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द किसका, H2SO4 का। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन H2SO4। तो अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के कितना है सर 1, यहां पे 2 है तो 2 इंटू 1, प्लस सल्फर का कितना है सर 32, ऑक्सीजन का कितना है सर 16, तो कितना है सर 4, तो 4 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे सर 2 प्लस 32 कितना हो गया 34, प्लस आपके पास 64, तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 98। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 98। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं, दैट इज CaCO3। तो CaCO3 का कैल्शियम का कितना है सर हमारे पास 40 है, प्लस कार्बन का कितना है सर 12 है, ऑक्सीजन के कितना है 16 है, बट कितने ऑक्सीजन के हैं सर 3, तो 3 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 40 प्लस 12 प्लस 48। क्लियर है। तो यहां पे कितना बन गया ये 62 प्लस 48 दैट इज 100। क्लियर है। इस तरह से हमने क्या देखा, अपना मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट करना सीख लिया है। और मैंने आपके पास यहाँ पे वैलेंसी भी लिखी है, सोडियम की वैलेंसी है +1, कैल्शियम की +2, मैग्नीशियम की +2, एल्युमिनियम की +3, आयरन की +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है, क्लोराइड की -1, ऑक्सीजन की -2, सल्फर की -2, कार्बन की -4 और नाइट्रोजन की -2। क्लियर है। ये वैलेंसी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी देखते हैं तो सर इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपके पास 2 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे आपको इससे रिलेवेंट तो पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स की, कि सर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, या तो आप एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं और आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये टर्म आपको क्लियर होगी। अब मैं इसको और भी लिख सकता था, गिवन वेट को मैं गिवन मास कह सकता था, एटॉमिक वेट को मैं एटॉमिक मास बोल सकता था, मॉलिक्यूलर वेट को मैं मॉलिक्यूलर मास बोल सकता था। क्लियर है। बट ध्यान दीजिए, जब एटॉमिक वेट कब होगा सर, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, अपने एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट कब होगा सर, जब हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे होंगे। किसकी सर, जब हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे होंगे। तो इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चंस करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं इन 350 मिलीग्राम या 350 मिलीग्राम। ठीक है, 350 मिलीग्राम ऑफ, या ग्राम बोल देते हैं अभी, मिलीग्राम नहीं ग्राम बोल लेते हैं अभी, ग्राम ऑफ CaCO3। क्या करना आपको कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से आप सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशंस है आपके पास कि सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं n। याद रखना, इसको जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो किस में होगा आपके पास, वो आपके पास ग्राम में होगा। तो दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास, गिवन वेट, तो गिवन मास लिख सकता हूं मैं Gm अपॉन एटॉमिक वेट। किसकी बात कर रहे हैं, CaCO3 क्या है, कंपाउंड। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर वेट की। तो यहां पे गिवन मास कितना है, गिवन मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज गिवन मास है 350 मिलीग्राम।
तो दैट इज 350। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास? सर मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास दैट इज, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आपने देखा था कितना था, यहां पे निकाला था, कितना है 100। तो आप क्या कर दीजिएगा यहां पे 100। तो ये किस में आ गया आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 3.5 आपके पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर है? तो पहला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब इससे रिलेवेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 294 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। ये भी हो सकता है क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, आप बना सकते हैं कुछ भी। तो यहां पे भी किसकी बात कर रहे हैं अब आप? कंपाउंड की बात ही कर चल रही है। तो यहां पे n क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को आप कैपिटल N मत दो, इसको स्मॉल n लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं भाई? स्मॉल n, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दैट इज स्मॉल n देते हैं। तो स्मॉल n क्या होता है आपके पास? अब किसकी बात कर रहे हैं सर? कंपाउंड की। तो दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास कितना दिया है? 294 डिवाइडेड बाय, अब मिलीग्राम है और मिलीग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है? ग्राम में। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का, तो यहां पे देखा था हमने, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 98। यानी कि आपका हमेशा याद रखना, जितना वेट आएगा एटॉमिक वेट और जितना आपका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्राम वेट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे कितना आ गया आपके पास? 98। अब ये मिलीग्राम में था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ तो ये किस में बन जाएगा आपके पास? ग्राम में। तो इसको सॉल्व करेंगे आप इसको तो 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻³ ठीक है, समथिंग ये आ जाएगा, यानी कि इतने मोल्स आपके पास यहां पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ग्राम्स में हो जाएगा, ये भी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये भी ग्राम्स में हो जाएगा और ये भी ग्राम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे? 3 × 10⁻³ मोल्स आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक हम एलिमेंट्स का भी, कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 300 बोलो या 500 ग्राम बोल देता हूं। ठीक है, 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया होगा सर कैल्शियम आयन किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट की बात में हमने क्या निकालना सर? नंबर ऑफ मोल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा आपके पास? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर नहीं होगा अब, क्योंकि होगा तो आएगा तो सेम वही, बट मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम तब लगाते हैं मॉलिक्यूलर वेट जब आपके पास कंपाउंड गिवन हो, बट यहां पे तो एलिमेंट गिवन है, तो एलिमेंट की जगह क्या लिखेंगे यहां पे? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं एटॉमिक मास की ही। ठीक है, जब मैंने मास लिखा तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ही होगा। ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास होगा, तो हम यहां भी मॉलिक्यूलर मास लिखो या आप मॉलिक्यूलर वेट लिखो। तो जब मैंने मास की बात की तो मैं मास ही लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास mm। तो अब इसका देखते हैं हम, तो इसकी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे हम इसके जब नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो n क्या हो जाएगा आपके पास? गिवन वेट को लिख देते हैं, गिवन मास लिख दो आप। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहां पे किसकी बात कर रहा है वो? एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स के लिए मैं किसकी बात करूंगा? एटॉमिक वेट की। तो मैं लिख देता हूं AW। ठीक है, तो गिवन मास कितना है आपके पास? 500। एटॉमिक वेट कितना है कैल्शियम का? 40 है आपके पास, 40। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 मोल्स आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि जब आप कन्वेंशनल टाइप की प्रॉब्लम करोगे तो वहां पे अगर आपने यहां पे देख लेगा एग्जाम कि एग्जामिनर जब आपके पास एलिमेंट दे रहा है तब भी आप यहां पे क्या मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे? नहीं, तो उस समय आप लिखोगे एटॉमिक वेट। और जब हम कंपाउंड्स की टर्म में लिखेंगे तो कंपाउंड्स की टर्म में लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं वो हमने इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर आपने मॉलिक्यूलर मास लिखा है, भाई आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मॉलिक्यूलर वेट यहां पे नहीं लिख सकते हो।
क्लियर है? तो इस तरह से पहले ही लिखा था मैंने यहाँ पे कि गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं कब? जब मैं एलिमेंट होंगे, और जब मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा या मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट इज कंपाउंड। क्लियर है? तो आप इसको देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एटॉमिक वेट की टर्म में लिखा, तो आप भी चाहो तो इसको एटॉमिक वेट ही लिखो यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां पे भी हम वेट की टर्म में लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ठीक है, ठीक है? तो अब इसको कर लीजिएगा आप अंडरलाइन, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि मैंने अब वेट की फॉर्म में सारे लिख दिए। अब बात करते हैं हम एक और नोट की, कि जो 1 मोल ऑफ एवोगैड्रोस होता है, यानी कि जो 1 मोल होता है वो कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रोस के इक्वल होता है? वो आपका 1 एवोगैड्रोस के इक्वल होता है। और 1 एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है? 1 एटॉमिक वेट के इक्वल होता है और 1 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास देखें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम का एलिमेंट है तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। कैल्शियम में भी उतने होंगे, मैग्नीशियम में भी उतने होंगे, एल्युमिनियम भी उतने होंगे और फ्लोरीन में भी उतने होंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा, अगर आपके पास फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूं तो सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे यहाँ पे? तो यहां पे हम देखेंगे कि जो सर नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके पास वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे आपके पास गिवन वेट, सॉरी एटॉमिक वेट होगा जो आपके पास, एटॉमिक वेट होगा, और जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? आपका गिवन मास के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे? गिवन मास के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ कार्बन आयन, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि सर 1 मोल ऑफ कार्बन, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन? तो 1 मोल क्या होता है आपके पास? आपने सभी ने भी देखा है कि मोल होता है गिवन वेट, तो यानी कि n मोल बोल देते हैं हम। तो n मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय, कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन मतलब आपके पास, तो हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक है? तो यहाँ पे n मोल्स क्या है? कार्बन है, यानी कि 1 मोल है। ठीक है? गिवन वेट, कार्बन गिवन वेट आपको दिया नहीं है, एटॉमिक वेट गिवन है, कार्बन कितना है 12। तो यहाँ पे गिवन वेट या गिवन मास क्या आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा आपके पास 12 ग्राम। तो यही हमने कहा है कि जो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपका, चाहे वो एटॉमिक वेट हो चाहे आपका मॉलिक्यूलर वेट हो, किसके इक्वल हो जाएगा? आपके गिवन मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपने पहले भी जब पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपने +1 +2 में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, IIT JEE मेन की तैयारियों के लिए, तो वहां पे ये कंसेप्ट आपको बताया गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट नोट आता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, मैंने आपको 2 टर्म बताया कि 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। क्लियर है? और हर एटॉमिक वेट और हर मॉलिक्यूलर वेट का जो भी एवोगैड्रोस नंबर होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है? यहां पे मैंने लिखा है। अब उसी तरह से हम यहां पे लिख रहे हैं कि जो 1 मोल ऑफ एनी गैस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम के। तो यहां पे कोई भी 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस हो सकती है आपके पास क्या क्या? अब देखिएगा, 1 मोल ऑफ गैस जो हो सकती है हमारे पास, वो हो सकती है सर क्या? वो आपके पास सर हमारे पास CO2 गैस भी हो सकती है, CH4 गैस भी होती है, और आपके पास H2S गैस भी हो सकती है, NH3 गैस भी हो सकती है, और आपके पास और भी गैसेस हो सकती है जैसे हाइड्रोजन गैस हो सकती है। तो ये किसके इक्वल हो? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी सर? ये आपका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी दैट इज 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है? एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। क्लियर है? ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसकी बात करेंगे, अपने एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वहां पे इस टर्म को बड़े अच्छे से पढ़ा जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा हम एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है? दिस इज, तो इस तरह से ये वाला नोट्स भी आपको थोड़ा सा याद रखना है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट की। जो इक्विवेलेंट वेट होगा आपके पास वो किस में होगा, ग्राम में होगा। क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी और एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। जब मैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी बोलूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट कब बोलूंगा, जब आपके पास कंपाउंड दिया जाएगा, और जब आपके पास एलिमेंट दिया जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, एटॉमिक वेट बोलूंगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस देखता हूं इसका, या इसको लिखते हैं हम सर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, या मैं लिख सकता हूं एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को। तो ये टर्म भी हमारी क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चंस करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम यहां पे फ्रेम कर सकते हैं कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन है आपके पास कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, एंड कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन का, मैग्नीशियम आयन ETC एक्सेट्रा। बस इतना ही करो, ETC क्यों लिख रहे हैं हम, बहुत है, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। क्लियर है, तो यहां पे हम किसका देखेंगे, पहले इक्विवेलेंट वेट EW इज इक्वल टू किसका, पहले दिखाएगा आपके पास CaCO3 का देखेंगे, फिर हम कैल्शियम का देखेंगे 2 पॉजिटिव, फिर हम मैग्नीशियम का देखेंगे दैट इज 2 पॉजिटिव। क्लियर है, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपके पास, कैल्शियम क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड है, तो मैं ये लिख देता हूं सर, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, एलिमेंट है, ये भी क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। क्लियर है, और कौन से एलिमेंट है ये आप सभी जानते हैं सर, आपके पास मेटल है, मेटल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता होती है, और इनके पास किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें वही लिखे हम, तो ये लिखेंगे हम, कंपाउंड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो यहां पे अब जब एलिमेंट की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है, उसका भी हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40, कार्बन का कितना होता है, 40, कार्बन का होता है सर 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो 3 × 16 कर दीजिएंगे डिवाइडेड बाय वैलेंसी। आपकी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है, उसी तरह से एटॉमिक वेट कैल्शियम की बात करते हैं सर, कितना होता है 40, वैलेंसी कितनी आती है, ऊपर दी है +2, तो दैट इज 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है आपके पास 24, वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। क्लियर है, तो यहां से हमने क्या निकाला, अपना एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 50। तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट किस में आ गया, 50 ग्राम में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विवेलेंट वेट किस में होगा, ग्राम में होगा। उसी तरह से 40/2 किया तो कितना आया, 20 ग्राम, ठीक है, GM, ठीक है, ग्राम को GM लिख देते हैं, या कई बुकों में इसको G भी लिखा होता है, तो ये होगा आपके पास ग्राम में, ठीक है। उसी तरह से 24/2 करेंगे तो दैट इज 12 ग्राम। क्लियर है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पूरा क्वेश्चन लिया कन्वेंशनल टाइप का, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा तो नहीं इसको बोलेंगे, और यहां पे हमने क्या किए, सबके इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करके देखा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की, दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और जो ग्राम इक्विवेलेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज G, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, GeW, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट की, तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन वेट टू इक्विवेलेंट वेट। तो मैं लिख सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट, सॉरी गिवन वेट ऑफ गिवन वेट टू दी इक्विवेलेंट वेट, टू दी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट,
क्लियर है? तो यहां पे हम देखेंगे इसको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू गिवन वेट, तो GW लिख रहा हूं मैं गिवन वेट को, या पूरा लिख देते हैं, गिवन मास या गिवन वेट, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट आपने पीछे निकाला है, यहां पे देखो सेम, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो यहां पे लिख देंगे हम गिवन वेट होता है, इसको सॉल्व करेंगे अपना, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, यही लिखते हैं, या तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे या हम एटॉमिक वेट लिखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कब लिखेंगे सर हम, जब हमारे पास गिवन होगा कंपाउंड। ठीक है, और एटॉमिक वेट हम सर कब लिखेंगे, जब दिया होगा हमारे पास जब क्या दिया होगा, एलिमेंट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसकी हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से बन सकती है। तो प्रॉब्लम है इसकी कि टू फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट in 350 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एंड करके लिखो, एंड बस इतना ही करते हैं, पहले इसको इतना देखते हैं। तो यहां पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में आपको पता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास, ये होता है सर गिवन वेट GW डिवाइडेड बाय, किसकी बात कर रहा है वो, कंपाउंड की। तो मैं किसकी बात करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, पूरा लिखेंगे पहले, इक्विवेलेंट वेट की। ठीक है, इक्विवेलेंट, तो गिवन वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिया, क्योंकि ये कंपाउंड है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, गिवन वेट कितना दिया था, 350 ग्राम दिया था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है हमारे पास, तो मॉलिक्यूलर वेट देखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100 होता है, पता है आपको, कैल्शियम का 40 होता है, तो यहां पे लिखो 40 होता है, कार्बन का 16 होता है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 16 होता है, तो पूरा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100, वैलेंसी कितनी है 2, काटेंगे तो दैट इज 5, इसको फिर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7.5 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया आपके पास। क्लियर है? तो आपने फाइंड आउट किया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है एग्जाम में, और जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स यहां से नहीं पूछी जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो अक्सर पूछी जाएगी, और ये काफी हेल्प करेगा जब हम आगे वाले क्वालिटी पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट पैरामीटर्स की। नेक्स्ट पैरामीटर आगे आपके पास नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, दो टर्म्स होती है, एक नॉर्मेलिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा N से, और एक होता है मोलारिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा M से। बट इससे पहले जो मैंने बात किया था आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे N से, स्मॉल n से। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स आपको दिखा देता हूं कि अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन किससे किया है, स्मॉल n से। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल n से करेंगे। देखो मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ मोल्स। अब बात आती है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो सर हमें ये क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। और सर हम मोलारिटी की बात करते हैं तो सर ये भी किसको इंडिकेट करते हैं, इट आल्सो इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, कि आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर है? तो अगर हम नॉर्मेलिटी को लिखना चाहें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम लिखेंगे यहां पे n, इसको इंडिकेट किया जाएगा n से, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में होगा आपके पास, लीटर में होगा। क्लियर है। तो यहां पे ध्यान रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बोल दिया जाएगा कि H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख रहे हैं हमें कि H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जब हमारे पास H2SO4 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें सॉल्यूट। क्या शो कर रहा है, सॉल्यूट। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो सर हमें वाटर क्या शो कर रहा है, सॉल्वेंट शो कर रहा है। इट इंडिकेट सॉल्वेंट। ठीक है, और जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में इंडिकेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारे पास एक सॉल्यूशन को इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं आपके पास कोई दो सैंपल है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं सर प्रिंसिपल नॉर्मेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी जो होती है ये आपके पास पूरी तरह से सही नहीं होती है, पार्शियली करेक्ट होती है। देखिएगा कैसे, मान लेते सर हमारे पास कोई दो सैंपल है, एक सैंपल आपने V1 लिया और दूसरे सैंपल का वॉल्यूम आपने V2 लिया। बिल्कुल सही कहा सर, एक का सैंपल आपने V1 लिया और एक का सैंपल आपके पास V2 लिया। अब इसमें कुछ ना कुछ ग्राम इक्विवेलेंट भी होगा, तो यहां पे लिख देते हैं सर हम X1। तो X1 क्या है हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह से V2 सैंपल में भी क्या होगा आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दैट इज X2। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे इसका नॉर्मेलिटी निकालना चाहूं, इस वाले का निकालना चाहूं, तो मेरे पास n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपके पास X1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, X1 क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सैंपल 2 की बात करता हूं तो V2 कैसे निकलेगा, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है सर, X2। तो दैट इज, तो इसको मैं करूंगा अपना X2 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, तो यहां पे ऐसा निकल जाएगा, तो इसको भी मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा पूरा। अभी पूरा लिखते हैं भाई। ठीक है, तो दैट इज N2, ये तो नंबर ऑफ, इसकी पहले वाले की नॉर्मेलिटी निकाली तो दूसरे वाले की भी क्या आई होगी, X2 डिवाइडेड बाय V2। क्लियर है। ये रही हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं सर, यहां को इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि X1 इज इक्वल टू किसके X1 हो जाएगा, N1 V1। तो दैट इज N1 V1। ठीक है, उसी तरह से अगर हम X2 की बात करते हैं तो X2 क्या हो जाएगा, N2 V2 ये हो जाएगा। बट अगर आप अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी तो X क्या रहेगा हमारे पास, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी आप तभी अडॉप्ट करेंगे जब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहे, दोनों केसेस के सेम रहे। ठीक है, तो दोनों केसेस में सेम रहे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, इसको थोड़ा सा भी मैं नीचे लिखता हूं, कोई बात नहीं, कि दिस प्रिंसिपल या दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब, जब जब दोनों केसेस में, टू केसेस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज सेम, कि जब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सेम होगा, तभी आपका ये x इज इक्वल टू N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये स्टूडेंट को बहुत अच्छे से याद होता है। उनको पूछते हैं हम कि प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो इनका आंसर होता है सर x इज इक्वल टू N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि कब एप्लीकेबल होगा। ये आपका तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों सैंपल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो ये तो हमने बात की अपनी किसकी, दैट इज द नॉर्मेलिटी का। अब बात करते हैं हम सर मोलरिटी का। अगर सर हम मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी क्या होता है आपके पास, इट इज द रेशो ऑफ, तो मैं आपको सीधा लिख रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर m से, तो इसको बोलेंगे हम मोल्स की टर्म में। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। तो यहां पे आपके पास मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तो इसको थोड़ा सा मैं अब अंडर ब्रैकेट कर लेता हूं ताकि आपको भूलो ना। ठीक है, और ये एग्जांपल के लिए बताया है कि इसमें सॉल्यूट क्या होता है, वाटर क्या रहता है और किस तरह का आपका सॉल्यूशन फॉर्म करता है। आगे हम बात करते हैं कुछ रिलेशंस की। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि सर नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो n से रिप्रेजेंट करते थे हम अपनी नॉर्मेलिटी को, बड़े ध्यान दीजिएगा n। तो n क्या होता है आपके पास, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, किसके इक्वल होता था आपके पास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। कुछ यही देखे थे हम, देख लीजिएगा पीछे अगर आपको कंफ्यूजन होती है। देखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आपको देखना है सर ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला था आपने, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आपको यहां पे निकालना सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकला था, ये भी हम देख लेते हैं पीछे। तो ये निकला था गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसको भी हम कर लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये लिखेगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। कुछ ऐसा ही था आपके पास। ठीक है, हमने क्या किया यहां पे, यस। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं पूरा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपके पास, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ इस तरह से बन गया आपके पास, बन गया। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे देखिएगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को आप फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो यहां पे फिर लिखो मॉलिक्यूलर वेट, या तो आप मॉलिक्यूलर वेट लिखो या आप एटॉमिक वेट लिखो। क्लियर, अगर कंपाउंड दिया जाएगा तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको एलिमेंट दिया जाएगा तो लिखेंगे आप एटॉमिक वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेगा आपका ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वैलेंसी कहां चली जाएगी आपकी, ऊपर चली जाएगी। तो आपका क्या बनेगा यहां पे, तो ये बनेगा गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो वैलेंसी था ऊपर चला गया आपके पास, दैट इज वैलेंसी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, अब जो आपके पास यहां पे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो दिखेगा नंबर ऑफ वेट, हम पीछे देख लेते हैं एक बार। देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट नहीं, आपको दिखना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो आगे आपके पास, तो फाइनल्स के आगे आपके पास, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम अपना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बन गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख देंगे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, सॉल्यूट की फॉर्म में लिख देते हैं इसको, सॉल्यूट इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय क्या है, क्योंकि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बन गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
क्लियर है। अब ध्यान दीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये एन की बात कर रहे हैं, अभी हम एन का ही रिलेशन देख रहे हैं हम, ये वाला। तो यहां पे इसको और ऊपर ले चलते हैं हम, तो यहां पे हम फिर n देखेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इज द मोलारिटी। देखिएगा पीछे कितना बढ़िया कंसेप्ट बन गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज m। तो हम क्या कर देंगे यहां पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज, ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज मोलारिटी, मोलारिटी इनटू वैलेंसी। क्लियर है। तो आपको यहां पे फाइनल रिलेशन मिल गया है, दिस इज द नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में भी लिख सकते हैं सर हम, n इज इक्वल टू मोलैरिटी को m इंटू वैलेंसी को VALENCY, ठीक है, वैलेंसी। तो ये हो गया आपके पास का फाइनल कंसेप्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं सर इसको हमने क्या क्या कवर किया है। देखिएगा हमने क्या क्या किया है, रिलेशन देखा है अपना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, यानी कि n और m के बीच में रिलेशन देखा है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो हमने क्या देखा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। क्लियर है। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है सर, ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैलेंसी ऊपर चला गया तो क्या बना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है। अब आपके पास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बन गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन गया, मोलारिटी इनटू वैलेंसी। ठीक है। तो आपके पास फाइनल क्या बन गया, n इज इक्वल टू m इंटू वैलेंसी। क्लियर है। तो जितने भी यहाँ पे हमने आज फाइनली अपना जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा, वो क्या किया है, यहाँ पे कवर किया है। देखा आपने बेसिक केमिस्ट्री या बेसिक स्टोइचियोमेट्री। क्लियर है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, कंपाउंड क्या होते हैं। उसके तरह मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में देखा आपने, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में स्टडी की, उसके बाद आपने कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स की स्टडी की, उसके बाद देखा आपने ग्राम इक्विवेलेंट देखा, उससे प्रॉब्लम देखी, और उसके बाद नेक्स्ट आपने ग्राम इक्विवेलेंट और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखा। क्लियर है। तो ये था आपका बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो ओके गाइस, थैंक यू।